वेलकम बैक एवरीवन टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। हमारा लेसन नंबर 10 जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है उसमें हमने कल स्टार्ट किए थे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमने देखे थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आ चुके थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखे थे कि फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था कि जो लाइट जो इंसिडेंट रे है उसके बाद में नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी के सभी एक सेम प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल रहा था? वो बता रहा था रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से था कि उसको हमने बोले थे स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या डिफाइन कर रहा था कि जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इनका जब रेशो लेते हैं तो वो दोनों का रेशो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। वो दोनों का रेशो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। मतलब कि आपने कल देखे थे सेकंड लॉ में कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। उसको क्या बोल रहे थे हम? कांस्टेंट। ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसी पे बेस्ड ऑन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो कैसे क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मींस द वैल्यू ऑफ sin i अपॉन sin r इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि sin i और sin r की जो वैल्यू आएंगी, मतलब कि कांस्टेंट की जो वैल्यू आएंगी, उसको भी हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मतलब उस मीडियम का हम क्या बोलते हैं? उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट sin i अपॉन sin r, मतलब sin i अपॉन sin r की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट की, जैसा इसको आप सॉल्व करते हो तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। इसको सॉल्यूशन करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो कैलकुलेशन होगा आपको इसकी वैल्यू में पता चलेगी कांस्टेंट की। तो वो कांस्टेंट को ही बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ उस कांस्टेंट को ही बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब? जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, क्योंकि रिफ्रैक्शन कब ऑकर होता? जब रे ऑफ लाइट पास होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट मींस इट गेट बेंड एंड देयर इज अ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं बाय एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किससे शो करोगे? एक्सप्रेस करोगे बाय द स्मॉल लेटर एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आपको शो करना है तो आपको किससे शो करना पड़ेगा? बाय द स्मॉल लेटर एन। ठीक है, उसके बाद में आपको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग पता था। ठीक है, देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम गिवन एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी टू दैट मीडियम। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस क्या है कि जो एक लाइट रे जो बेंड होती है तो वो कितनी ज़्यादा बेंड होगी, मतलब उस मीडियम की एबिलिटी क्या रहेगी उस लाइट को बेंड करने की। मतलब कि अगर हम बात करेंगे ग्लास और वाटर का, ठीक है, हम लेते हैं ग्लास और वाटर का क्या लेते हैं एग्जाम्पल, तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो क्या रहता? ज़्यादा रहेगा दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर हम बात करेंगे ग्लास और वाटर की तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो ग्रेटर रहता है दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास में जो रिफ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा ऑकर होगा, मतलब जो बेंडिंग ऑफ लाइट है टूवर्ड द नॉर्मल वो ज़्यादा होंगी। और वही अगर हम बात करेंगे वाटर की तो वहाँ पर जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है वो कम होता है टूवर्ड द नॉर्मल। मतलब कि यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊँ तो देखो, ये अगर आप सपोज कंसीडर कर रहे हो कि ये आपका ग्लास मीडियम है और एक आपने लिए वाटर मीडियम, आपने लिए एक वाटर मीडियम एयर टू वाटर और एक है एयर टू ग्लास। ठीक है, अब ऐसे केस में जब आपने ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल, ठीक है, आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, आपकी एक रे ऑफ लाइट है वो की इंसिडेंट हो रही है इस पर्टिकुलर इन पॉइंट ओ पे, तो वो होती है बेंड इतने एंगल पे। तो ये है आपका ग्लास में बेंडिंग। वही अगर हम वाटर
होती है बेंड टू द लॉन्ग एक्सटेंड, वो भी होती है बेंड, वहां पर भी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन जो बेंडिंग आपको ग्लास में देखने मिलती है वो ज्यादा देखने मिलती है, और जो बेंडिंग आप वाटर में देखेंगे वो आपको कम देखने मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये ज्यादा रहेगा वाटर में, और ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम रहेगा। जितना कम रहेगा नॉर्मल से लेके, मतलब कि वो अवे टुवर्ड द नॉर्मल रहेंगी वो बेंडिंग, और जितना ज्यादा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना वो दूर दूर, मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस पे होगा रहे, वहां पे रिफ्लेक्टेड रहे, है ना। मतलब कि जो ग्लास में जो बेंडिंग है टुवर्ड द नॉर्मल देखना पड़ेगा बेटा आपको। कहां पर देखना पड़ेगा? टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। एयर मीडियम के लिए एन से शो किया नॉर्मल, और वाटर के लिए एन डैश से, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है ये बेंड कितना ज्यादा होता है, मतलब ये जो बता रहा है ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिवन एज एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेंगी, लाइट को बेंड कराने की एबिलिटी रहेंगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर ग्लास और वाटर का एग्जांपल लेते तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, जो चेंज इन डायरेक्शन है लाइट का, वो ज्यादा रहेगा इन केस ऑफ ग्लास देन द इन केस ऑफ वाटर। उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है? मतलब कि लाइट को बेंड कराने की, उसकी डायरेक्शन चेंज कराने की, कितने एक्सटेंट तक के वो डायरेक्शन चेंज होता है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। द एक्सटेंट एट विच द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑकर फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मीनिंग यही होता है कि जो कितना ज्यादा मतलब कितना एक्सटेंट तक के कोई भी रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेंड होती है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसको बोलेंगे, उसको एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम कैसे, कौन से टर्म में शो करेंगे? इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपका हमने देखे कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने शो करेगी साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू को भी हम क्या बोलेंगे? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला होगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है ना। ये आपने ध्यान में रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिनोट करते हो बाय द स्मॉल लेटर एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिनोट करते हो बाय द स्मॉल लेटर एन। आपको वहां पर साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू दी हुई रहेगी बेटा। अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू दी हुई रहती है, ये ध्यान में रखना। बस आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है उसका। समझ में आ रहा है? ऐसे। और दूसरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिलेटेड है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से भी, क्योंकि आपने देखे थे कि जो चेंज इन डायरेक्शन ऑकर हो रहा था लाइट का, वो किस वजह से हो रहा था? वो हो रहा था बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वो किस वजह से हो रहा था? वो हो रहा था स्पीड ऑफ द लाइट की वजह से। मतलब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही थी तो वहां पर उसके स्पीड में चेंज आ रहा था। मतलब कि वो डिपेंड करेगा दो मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है। जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। अभी तक के हमने देखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड ऑन था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर में। अभी हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखो उसके लिए मैं ये आपको डायग्राम पहले समझा देना चाहता हूँ। सपोज करके चलो कि आपकी ए से लेके ओ तक की एओ है आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जो कि इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली का मीनिंग आपको पता ही है, तिरछा, है ना। ऑब्लिकली वो क्या हो रही है? वो इंसिडेंट हो रही है ऑन द बाउंड्री ऑफ द बोथ मीडियम। हाँ, ये मीडियम 1 और मीडियम 2 के बाउंड्री पे वो क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। तो अब यहाँ पर ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है उसके साथ में रहेगी उसकी वेलोसिटी, है ना। उसके साथ में क्या रहेंगी? उसकी वेलोसिटी, जिसको हम नाम दे देंगे v1, जिसको हम क्या नाम दे देंगे? v1। वही अगर बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रहेगी तो उसकी भी एक वेलोसिटी रहेगी, उसको हम नाम दे देंगे v2। समझ में आ रहा? मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट रहेगी ये इन एयर और ये रहेंगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब कि ग्लास है आपका मीडियम 2 और एयर है आपका मीडियम 1। तो हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं
the ray AO has velocity v1 in medium 1 and ray OB has velocity v2 in medium 2। तो अब इस पर से हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हम अभी क्या डिफाइन करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा आप डिफाइन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 टू मीडियम 2 या फिर मीडियम 2 टू मीडियम 1, है ना। जैसे जैसे रे ऑफ लाइट पास होती है वैसे वैसे आपको वहां पर बताना होता है। क्या बताना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो चलते हैं। देखो अभी जो मैंने बताया, कंसीडर द रे ऑफ लाइट AO इज फॉलिंग ऑन द इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम 2 व्हाइल गोइंग फ्रॉम मीडियम 1। यही सब दिया हुआ है। देखो कंसीडर द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। क्या कंसीडर करना है हमें? हमें कंसीडर करना है एक रे ऑफ लाइट जो कि ट्रैवल कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। मतलब ये देखो, ये अपना एयर मीडियम है पूरा, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल कर रही है टू द मीडियम 2 जो कि बन जा रही है रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद में एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में दिया हुआ है, लेट v1 बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1। सपोज वही मैंने बताया आपको कि v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ये मैं फिलहाल ये आपको समझ गया ना ग्लास और वाटर का कैसे उसका बेंडिंग एक्टिविटी रहेगा, तो वो मैंने बता दिया आपको। अभी हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियम 2 में, मतलब कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, ये रे की लाइट, ये रे की स्पीड, जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड है सपोज v1 और आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी स्पीड हो जाएंगी चेंज। अब उसकी स्पीड चेंज हो जाएंगी तो उसको हम शो करेंगे मीडियम 2 के लिए v2 के साथ में। समझ में आ रहा है? v2 के साथ में शो करेंगे। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट कैसे शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले डिफाइन करते हैं। देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ध्यान दो, हमें क्या बताना है यहाँ पर? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ में आ रहा है? इज गिवन बाय द, यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, ये मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे लिखेंगे? इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लाइट का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 टू मीडियम 2 टू मीडियम 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर हमें निकालना है तो हमें लेना पड़ेगा रेशो किसका लेंगे? हम रेशो लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ में आ रहा? मतलब इस डेफिनेशन के ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब इसको थोड़ा अपन शॉर्ट में लिखते हैं, इसको अपन थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू n लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकाल रहे हैं? फ्रॉम मीडियम 2 टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 1 21 मत पढ़ना, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा आपको इसको स्टडी पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या बोला गया है? रेशियो ऑफ, क्या बोला गया है वहां पर? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है
फ्रॉम विद ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा उनके वेलोसिटीज का रेशो, मतलब कि उस स्पीड के लाइट का रेशो इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हमने कंसीडर करे बेटा v1, आपने क्या कंसीडर करे थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 आपने कंसीडर करे थे v1, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 आपने कंसीडर करे थे v2, मतलब n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2। आपको क्या याद में रखना है, n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2, वेयर v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, और उसी के साथ में अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, अगर हमें निकालना है, क्या बोल रहा हूँ कि और देयर सिमिलरली, ऐसा लिखेंगे हम, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ, क्योंकि हमें दोनों भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहने होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय, वो कैसे देंगे, वो लिखेंगे देखो n12, इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ेंगे इसको अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब यहाँ पर मीडियम एक्सचेंज हो गए, मतलब कि ये जो वेलोसिटीज है ये भी एक्सचेंज हो जाएंगी, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका, तो ये आ जाएगा v2 अपॉन v1, ये क्या आ जाएगा v2 अपॉन v1, मतलब कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देन वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऐसा हमें बताना पड़ेगा। हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देन इट इज गिवन बाय n12 इक्वल टू v2 अपॉन v1, वेयर हम इसमें लिखेंगे वेयर v2 is speed of light in medium 2 और v1 क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्या आएगा इन मीडियम 1। समझ में आ रहा, ये आपको दूसरा इक्वेशन ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 to 1 निकालने बोले तो ये फॉर्मूला v1 अपॉन v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और वही अगर आपको बोले है कि मीडियम 1 टू मीडियम 2 निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये v2 अपॉन v1, मतलब ध्यान रखना उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। ये हो गए बेटा आपके दोनों। अब हम देखेंगे वहां पर आपको और दिया हुआ है कि वैक्यूम या फिर एयर के लिए और ग्लास के लिए वगैरह, है ना, तो वो सब भी देखते हैं, वैक्यूम के लिए वगैरह। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे दो मीडियम के लिए। अभी अगर आपका दो अलग अलग मीडियम है, उसमें से अगर एक मीडियम वैक्यूम या फिर एयर है, आपका एक मीडियम वैक्यूम या फिर एयर है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा मीडियम है और हमें निकालना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, तो उसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि सपोज आप दो मीडियम दे रहे हो, जैसा आपका एक ये मीडियम और ये दूसरा,
तो ये जो पहला मीडियम है ये है सपोज आपका वैक्यूम, है ना। पहला मीडियम क्या है आपका, वैक्यूम है। और दूसरा मीडियम कुछ भी हो, ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मीडियम 2। तो अगर आपको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही मैंने दिखाया है, देखो ये इफ द मीडियम 1 इज द वैक्यूम और एयर, अगर आपका मीडियम 1 सपोज क्या है, वैक्यूम है या फिर एयर है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अब वहां पर जो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो उसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मतलब यहाँ पर जैसे हम उसके पहले N21 ऐसा लिखते थे, तो जब हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालना रहता किसी मीडियम का, तो हम उसको जनरली डिनोट करते हैं डायरेक्टली N के साथ में या फिर N2 के साथ में। मतलब यहाँ पर ये पता चलता हमें इस पर से कि यहाँ पर जो फर्स्ट मीडियम है वो है आपका वैक्यूम। वो क्या है आपका वैक्यूम। अगर सिंपली अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N लिखे तो मतलब अगर आपका फर्स्ट मीडियम अगर एयर या फिर वैक्यूम है, खासकर वैक्यूम का मीनिंग आपको क्लियर है ही अभी, अगर आपका फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब कि जब आप उस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वहां पर वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे उसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज एक्सप्रेस्ड एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली डिनोट करते हैं बाय N और N2। हम उसको जनरली डिनोट करेंगे बेटा, एक तो सिंपल N से करो, मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वहां पर, या फिर N2 क्यों, क्योंकि आपका मीडियम 2 का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसीलिए। एंड हेंस, अब हेंस नहीं, पहले लिखेंगे लेट। अभी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये N, इसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, देखो देखो, लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज वैक्यूम। आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम 1 दैट इज वैक्यूम इज v1। वो सपोज क्या है, v1 है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज वैक्यूम क्या है, v1 है। ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v2, और मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सपोज क्या है, v2। therefore एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम क्या लिखेंगे इस पर से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इक्वल्स टू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इक्वल्स टू, N लिखो या N2 लिखो, मैं यहाँ पर अभी N2 से शो कर रहा हूँ, इक्वल टू रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशो ऑफ क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब मीडियम 2 आपका ग्लास रह सकता, वाटर रह सकता, केरोसिन रह सकता, क्वार्ट्ज रह सकता, अलग अलग है आपके लिए, रूबी रह सकता, डेंस फ्लिंट ग्लास है, सब कुछ दिया हुआ है आपको आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इट मींस N2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, V1 अपॉन V2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट
लाइट इन मीडियम 2, ऐसा आपको लेना पड़ेगा। और आपको एक कंडीशन दी हुई है कि इफ स्पीड ऑफ लाइट, आपको दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक में, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c, आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में वो अगर c है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन द मीडियम, कोई भी मीडियम, एयर को छोड़ के कोई भी मीडियम, उसकी अगर स्पीड ऑफ लाइट है v, उसकी अगर स्पीड ऑफ लाइट है सपोज v, ये ध्यान से देखो, हम यही फॉर्मूला लिख रहे हैं लेकिन किसके फॉर्म में, c और v के फॉर्म में। मतलब हमने क्या कंसीडर करे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग केसेस, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में आ सकते हैं ना कि आपको स्पीड ऑफ लाइट c दी हुई रहेंगी, तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फॉर्मूले में, इसलिए कि अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर में c है और स्पीड ऑफ लाइट इन द एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर, इन एनी मीडियम मतलब एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम, ये ध्यान में रखना, इज v, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है इज गिवन बाय, अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में c है और स्पीड ऑफ लाइट अगर मीडियम एनी मीडियम की अगर v है, एनी मीडियम में यहाँ पर एक्सेप्ट है एयर और वैक्यूम, v है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय m फॉर मीडियम इक्वल टू c अपॉन v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इक्वेशन नंबर 3 है ना, 4 दे दो, इसको 4 दे दो और इसको 3 दे दो, और पहले के 1 और 2 हमने इसके पहले देखे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके टेक्स्ट बुक में आपको अलग अलग वैल्यूज दी हुई है फॉर द डिफरेंट मीडियम ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, उसका आपको यूज करना है। और जो आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 176 के एकदम टॉप पे बेटा, 176 के एकदम टॉप पे आपको वहाँ पर इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो आपको सॉल्व करना है। इजी है, कुछ नहीं, बस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो इसके पहले आपने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलेस पढ़े उसके ऊपर पे वो है, ठीक है। आप करो, अगर नहीं जमते तो एट द एंड ऑफ द लेसन मैं लेने की उसको कोशिश करूंगा, जरूर पूरी अपन कोशिश करेंगे कि आपके न्यूमेरिकल भी वहाँ पर कवर हो सकता है तो अपन न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट क्लास भी ले लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, तो इस तरीके से अपन को पूरा करेंगे कवर। अभी पहले थियरी पार्ट को कवर करते हैं, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्ट। अभी हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज। अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज। अब स्फेरिकल लेंसेज का रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको लेंस क्या होती है वो पता रहना होना, तो चलो हम उन सब के बारे में अभी स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तो मैं फिर वो भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज। इसके पहले आपने जो पिछला रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उस रिफ्लेक्शन में आपने देखे थे कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो ऑकर होता है बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल मिरर, बराबर है। वहाँ पर आपने दो टाइप के मिरर पढ़े थे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हमको यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पढ़ना है, कॉन्केव कॉन्वेक्स का। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो जो फिनोमेनन है वो ऑकर होता है इन द लेंस। वो क्या पर ऑकर होता है? इन द लेंस। अब लेंस मतलब कि यूजुअली जो है एक्चुअली में बनी हुई होती है जनरली ग्लास वगैरह की मदद से। लाइक अगर हम बात करेंगे लेंस की, तो आपके जो स्पेक्टेकल्स वगैरह, स्पेक्टेकल्स का मीनिंग जो आप आई ग्लासेस वगैरह पहनते हो, उसके बाद में आप अगर बात करोगे मैग्नीफाइंग ग्लास की, जैसे कि कोई भविष्यवाणी या फिर जो ज्योतिषी वगैरह होगा वो ज़्यादातर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है टू सी द डिटेल्स ऑफ द लाइन्स ऑफ द हैंड्स। पाम के ऊपर में जो आपके लाइन्स होते हैं उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का बहुत सा यूज होता है, जो कि छोटे अक्षरों को
बड़े इसमें देखने के लिए भी आप यूज करते हो मैग्नीफाइंग ग्लास का। साथ ही साथ में जो ग्लास वॉच मेकर है, जो वॉच मेकर है वो भी क्या यूज करता है, लेंस का यूज करता है टू सी द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉच। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन है किसके, लेंस के, और ये सारे एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन लेंस, ठीक है ना। तो लेंस एक्चुअली वर्क करता है बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि वर्किंग ऑफ लेंस जो है वो किस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। मतलब जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होंगी तो वहां पर हमें रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा थ्रू आउट द लेंस, समझ में आ रहा है। और उस तरीके से वो लेंस वर्क करेंगे, फिर वो लेंस क्या करेगी, कॉन्वर्ज कराएगी, डाइवर्ज कराएगी। अब कॉन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपने पढ़ी ही है इन द रिफ्लेक्शन, है ना। एक पॉइंट पे फोकस्ड रहना मतलब कॉन्वर्ज, एक पॉइंट से दूर दूर भागना मतलब डाइवर्ज, बराबर है। चलो इसके बाद में वो बाद में पढ़ते हैं हम कॉन्वर्ज डाइवर्ज का। पहले हम देख लेते कि एक्चुअली में लेंस है क्या, उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो देखो, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेंस एक्चुअली क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेसेस से बाउंड रहता, मतलब कि आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जहां से लाइट रे पास होती है, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग, एंड वी आर एबल टू सी थ्रू आउट देम एंड बाउंड बाय द टू सरफेसेस। वो दो सरफेसेस से बाउंड रहता, बाउंड रहने का मीनिंग बंधा हुआ रहना, है ना। जैसे आप अगर स्पेक्टेकल की बात करोगे तो उसके भी दो सरफेस रहते हैं, वहां पर जो लेंस यूज होती है उसके दो सरफेस होते हैं, एक अपर और एक लोअर, या फिर एक साइड राइट और एक लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म द लेंस। क्या होता है कि जो दोनों सरफेसेस है लेंस के वो या तो स्फेरिकल रहेंगे या फिर एक सरफेस स्फेरिकल तो दूसरा सरफेस प्लेन भी रह सकता, उसको बोला जाता है लेंस, ठीक है। जैसे अगर मैं कंसीडर करता हूं ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे, तो यहाँ पर उनके जो कुछ पार्ट है वो इंटरसेक्ट होके वहां पर फॉर्म करते हैं लेंस। वो वहां पर क्या फॉर्म करते हैं, लेंस फॉर्म करते हैं, समझ में आ रहा है। इस तरीके से अगर दो स्फीयर इंटरसेक्ट हो रहे, तो दो स्फीयर अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, स्फेरिकल लेंस, जिसको हम यहाँ इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसी को बोला जाता है फिर कॉन्वेक्स लेंस। अगर दो स्फीयर एक दूसरे के पास में है, अगर दो स्फीयर एक दूसरे के पास में है और उसको अगर हमने कहीं से जोड़ दिए, दो पॉइंट से अगर जोड़ दिए तो एजेस से हम उसको जोड़ दिए तो वहां पर फॉर्म होती है कॉन्केव लेंस। वहां पर क्या फॉर्म होती है, कॉन्केव लेंस, जो कि सेंटर से स्मॉल रहती, मतलब थिन रहती, और जो एज है मतलब साइड्स है वहां से वो बिगर रहती है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे टू टाइप्स ऑफ लेंस अभी आपको पढ़ना है। वैसे आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ लेंसेज होती है, जैसे बायकॉन्वेक्स, उसके बाद में नेगेटिव मेनिस्कस, पॉजिटिव मेनिस्कस, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्केव, है ना, बायकॉन्केव, ऐसे। लेकिन हमको यहाँ पर मेनली कौन से दो लेंस पढ़ना है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। कॉन्केव लेंस जो है वो सेंटर से थिक और एजेस से थिक होती है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर से थिक और एजेस से थिन होती है, समझ में आ रहा। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ लेंसेज। आपको लेंस समझ गई, लेंस मतलब कि क्या है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सरफेस है, मीडियम है, एक प्रकार से मटेरियल है जो कि दो सरफेसेस से जुड़ा हुआ रहता है, बना हुआ रहता है, बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसमें से दोनों के दोनों सरफेसेस स्फेरिकल भी रह सकते हैं, अगर उसका एक सरफेस स्फेरिकल तो एक सरफेस क्या रहेगा, प्लेन रह सकता, उसको बोला जाता है लेंस। उसके बाद में लेंस के बाद में अगर हम देखेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो कॉन्केव लेंस जो है वो रहता है थिकर एट द सेंटर एंड द
थिनर एट द एज, मतलब कि अगर मैं ये ऐसे एक लेंस बना रहा हूँ तो ये है आपकी कॉन्केव लेंस, तो ये हो गया इसका सेंटर, तो ये सेंटर से ऐसे थिक, मतलब ऐसी फूली हुई, पफ्ड अप हम जिसको बोलते हैं, ऐसे फुला हुआ और एजेस पे थिन पतला लेयर। और वही अगर बात करेंगे कॉन्केव की, तो कॉन्केव की क्या खासियत है? कॉन्केव की खासियत ऐसी है कि ये थिन रहती है एट द सेंटर और थिक रहती है एट द एजेस। समझ में आ रहा है? ये है आपकी कॉन्केव लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस। ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉन्केव लेंस। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब लेंसेज पढ़ने के बाद में आपको मीनिंग समझ गया लेंस का, टाइप भी समझ गए। हमको ये लेसन में दो तरीके की लेंस पढ़ना है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है और कॉन्केव लेंस को ही डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। वो कैसे, वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले हम देखेंगे इनका क्रॉस सेक्शन, इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में इनके जो है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह जो है, ये सारी हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव, दोनों के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पहले बना रहा हूँ कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स में देखो क्या होता है कि दो स्फीयर एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। दो स्फीयर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं। तो यहां पर फॉर्म होता है कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। हम डायरेक्टली बना देते हैं, इसको अभी कंप्लीट बना देते हैं। लाइक आपका ये एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा जनरली स्लो रहेगा, स्मॉल रहेगा साइज में, बड़ा भी रह सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपकी बन गई यहाँ पर लेंस, ये क्या बन गई यहाँ पे लेंस, और ये है ए वाले स्फीयर का सेंटर और ये है ये वाले स्फीयर का सेंटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये है ये स्फीयर का सेंटर और ये है ये वाले स्फीयर का सेंटर। अब इसके बाद में ये सेंटर जो है इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर है ना, द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज फॉर्म द पार्ट ऑफ द लेंस, विच इज फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, उसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसा आपने मिरर में भी देखे थे कि एक स्फीयर से मिरर फॉर्म हो रहा था, तो वहां पर जो स्फीयर का सेंटर था उसको हमने बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसा ही यहाँ पर भी क्या रहेंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। तो वहां पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या रहेगा कि ये वाला रहेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फीयर 1 और ये रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फीयर 2, ठीक है। उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाफ डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके तो उस स्फीयर के कर्व पोजीशन पे, उस स्फीयर के कर्व पोजीशन, कर्व पार्ट पे, मतलब कि ये सर्कमफेरेंस पे जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से लेके तो वहां तक के, उसको आप क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको आप क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा? अब ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? इजी आ रहा है ये टर्म्स अभी। क्यों? क्योंकि देखो ना, बहुत सिंपल, ये स्फीयर है, उसका सेंटर जो कि फॉर्म कर रहा है एक लेंस, क्या फॉर्म कर रहा है वो, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जो सेंटर रहेगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का। फिर उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके तो एक कोई पॉइंट तक का डिस्टेंस उस कर्व पे, सर्कमफेरेंस पे सर्कल के, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर दो स्फीयर है तो दो कर्वेचर रहेंगे। सेम ऐसा हम देखेंगे कॉन्वेक्स के लिए भी, सॉरी कॉन्केव के लिए भी। कॉन्केव के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, कॉन्केव के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, मैं अच्छे से थोड़ा बना देता हूँ इसको।
कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये उसका सेंटर ये, तो ये रहेगा C1 और ये रहेगा C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। फिर यहाँ से लेके तो यहाँ तक का उसका डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और यहाँ से लेके यहाँ तक, जरूरी नहीं कि यही डायरेक्शन में रहने होना, वो इतना भी रह सकता है, इतना भी बराबर है, नंबर ऑफ रेडियस बना सकते हो आप, ठीक है। ये रहेगा R2। अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, हमने देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक C1 C2 है ना, दो अलग अलग स्फीयर के, मिरर में एक ही स्फीयर था इसलिए C ही था। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें थर्ड देखना है ऑप्टिकल सेंटर। थर्ड क्या देखना है हमें? ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो देखो आपकी ये जो लेंस फॉर्म हो रही कॉन्वेक्स और ये है कॉन्केव। अब ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर पार्ट, क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का सेंटर पार्ट, एकदम मिडल पार्ट है, इसका जो सेंटर है ये रहेगा, और ये कॉन्केव का मैंने यहाँ पर बनाया, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ये इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, मतलब लेंस का सेंटर पार्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? लेंस का सेंटर पार्ट। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, भी क्लियर हो गया आप लोगों को। फोर्थ हमें देखना है प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ हमें क्या देखना है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे टू द प्रिंसिपल एक्सिस को? जैसे कि आपने मिरर में डिफाइन करे थे, द इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर पोल तो नहीं है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे? एंड इमेजिनरी लाइन, यहाँ पर भी वही बोलेंगे अपन, यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? देखो एंड इमेजिनरी लाइन अब ये थोड़ा यहाँ पर आगे पीछे हो गया ये, हाँ। एंड इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। लाइक दैट, इसमें भी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि पास होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसको क्या बोलोगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा अभी यहाँ पर चारों पॉइंट की, तो हमने कवर कर लिए हैं, रेडियस, उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हमने सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस भी बोला, और प्रिंसिपल एक्सिस। तो इनके डेफिनेशन वगैरह आपको क्लियर हो ही गई होंगी, है ना। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस वगैरह। इसका पहले आप डायग्राम वगैरह बना सकते हो अगर आपको क्लियर करना है तो, या फिर मैंने तो बता ही दिया यहाँ पर से ऑलरेडी, आपको खुद ने नोट डाउन करना है। समझ में आ रहा है? आपने खुद से उसको नोट डाउन करना है, बनाना है उसको, क्योंकि आपने मिरर के लिए पढ़े हो इसलिए मैंने इसको बताया है। आपने मिरर के लिए पढ़े हो इसलिए मैंने इसको आपको लिख कर नहीं दिया, मतलब डेफिनेशन उसकी, लेकिन आपको करना है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो इसमें हमने इतना कवर करे कि लेंस क्या होता है, उसके बाद में लेंस के टाइप्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। उसमें से भी आपका अभी बचा है कॉन्वर्ज कैसे करता है, मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस किसे बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस किसे बोलेंगे, और साथ ही साथ में फोकल लेंथ क्या रहेगी, ये सारा बचा है लेंस के लिए। ये हम कवर करेंगे अगले क्लास में। हम कवर करेंगे अबाउट द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द रे डायग्राम्स, और कुछ रे डायग्राम भी पढ़ेंगे। किसके लिए? रे डायग्राम्स पढ़ेंगे हम फॉर द स्फेरिकल लेंसेज के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे रे डायग्राम्स? फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। समझ में आ रहा है? बहुत आसान जाने वाला टॉपिक, क्योंकि आपको मिरर का समझ गया तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा आराम से। ठीक है, चलो अभी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।